Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, we will start with India 16, which is India's on property, plant and equipment. इस स्टैंडर्ड में हम ये समझेंगे कि पीपीएनयू को रिकॉर्ड करते हुए आपको क्या-क्या requirements हैं with respect to accounting, subsequent accounting, depreciation, everything which is related to PPNU. All right. So I'll start with my introduction. I'm CA Shubham Singla. I have been working in statutory audit for around 8 years now, and I have keen interest in teaching students. I have been teaching students for Diploma IFRS exam, and I also have working experience on Ind ASs and IFRSs, and it is one of the topics which is close to my heart. That is why I'm recording these classes so that you all can benefit from it. So let's start recording for let's start studying Ind AS 16 now. Okay, so students, as you can see on my screen, you can see the topics that we'll be covering in this Ind AS. So it starts with the scope of Ind AS 16. Then we will discuss about important terms like property, plant and equipment, depreciable amount, residual value, etc. Then we will discuss about the recognition principles. Then we will discuss about how you will calculate the cost of the asset that needs to be recognized. Then the subsequent measurement, thereafter the depreciation, and at last we will discuss the remaining topics of the standard, which is derecognition of PPNE, impairments, and other matters. Now students, the scope of this Ind AS is that ये Ind AS जो है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट फॉर अगर वो Ind AS अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो एसेट कहीं और किसी और स्टैंडर्ड में कवर हो रहा है। मतलब आप ये इसको ये बोल सकते हो कि ये आपका नॉन करंट एसेट्स के लिए, नॉन करंट टैंजिबल एसेट्स के लिए एक रेसिडुअरी स्टैंडर्ड है। अगर मेरा नॉन करंट टैंजिबल एसेट किसी और स्टैंडर्ड में कवर नहीं हो रहा है तो वो मेरा इंडिया 16 में कवर होगा। नाउ पीपीएन कवर्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका इंडिया 105। अगर आपके नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल है तो स्टूडेंट्स दे विल गो टू 100 and they will be recorded as per 105 standard, and hence they will not be covered here. Similarly, आपके जो biological assets होते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो उनके बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, दे आर कवर्ड अंडर इंडियाज 41, एक्सेप्ट फॉर बियरर प्लांट्स को हम यहीं पर कवर करते हैं। देन आपके जो इंडियाज 106 है स्टूडेंट्स, विच इज अबाउट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स, सो दैट इंडियाज इज ऑल्सो with respect to एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स। सो अगर आपके कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो इस पर्पस से यूज होते हैं, देन वो कहाँ पर कवर होंगे? 106 में। सिमिलरली आपके मिनरलाइट्स एंड मिनरल रिजर्व्स, उनके लिए हमारे पास अलग से प्रोविजंस हैं, तो वो हमारे यहाँ पर कवर नहीं होंगे। एंड एट लास्ट जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया 40 में कवर होगी, वो इंडिया 16 में कवर नहीं होगी। नाउ सर, क्या हमें ये सारे एक्सेप्शंस को याद रखना है? नहीं बच्चों, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप इस इंडेक्स को करते जाओगे, इन इंडिया आप इंडेक्स में मेरे साथ मूव करोगे पूरे सिलेबस में, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इन स्टैंडर्ड्स के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारे के सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडिया 16 में कवर होते हैं, एक्सेप्ट अगर वो कहीं और कवर हो रहे हैं। ठीक है, now let's move forward students, let's understand the definition of PPE. So beta, the property plant and equipment को we will also in shortly called PPE. ठीक है, PPE बेसिकली क्या है? ये आपके फर्स्ट टर्म्स हैं। PPE बेसिकली क्या है? ये फर्स्ट वर्ड्स हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो ये आपके बेटा फर्स्ट टर्म्स हैं PPE। नाउ सर, इसके डेफिनेशन में क्या हम डिस्कशन करेंगे? बेटा पीपी की डेफिनेशन में आप ये समझोगे कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो आपके इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे। बिकॉज एक एसेट बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में कवर हो सकता है। अगर आप उसमें सेल परचेज कर रहे हो उस एसेट में, तो वो आपकी इन्वेंट्री है। अगर उस एसेट को आप रेंटल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, जो कि बिल्डिंग और लैंड है, और उसको रेंटल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, तो वो बिल्डिंग एंड लैंड आपका कहाँ कवर होता है? इंडेस 40 में कवर होता है। ऐसे ही अगर वो एसेट आपका हेल्ड फॉर सेल है, तो वो इंडेस 105 में कवर होता है। इसलिए जो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बेटा, इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो हमारी कंडीशंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसको सेटिस्फाई करते हो, तब आप स्टैंडर्ड में आते हो।
ठीक है। तो क्या है बेटा यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो पीपीएनई आर टेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टेंजिबल एसेट्स, दीज आर नॉट intangible. Okay, they are not intangible assets, they are all tangible assets. Intangible assets के लिए हमारे पास अलग से स्टैंडर्ड है। तो पीपीएनई आर टेंजिबल एसेट्स। नाउ बेटा इसको आप दो पार्ट्स में समझोगे इस डेफिनेशन को। फर्स्ट इज विच इज अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन, विच इज आर हेल्ड फॉर यूज। तो इनका यूजेज जो है बेटा वो किस चीज के लिए है? अगर इन तीनों पर्पसेज में से आप किसी भी एक पर्पस के लिए पीपीएनई को यूज करते हो तो वो बेटा आपका पीपीएनई के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ऑलराइट, सो ये आपका पीपीएनई के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। तो पहला क्या पर्पस है बेटा इसके अंदर? आपका जो पहला पर्पस है वो है बेटा आपका इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप अपने पीपीएनई को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो आपका यहाँ पर कवर होगा, पीपीएनई में कवर होगा। मतलब कि जैसे आपके एग्जांपल हो गया आपका फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इन योर फैक्ट्री एरिया। तो ये सारे के सारे जो आपके एसेट्स हैं वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। या फिर अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो सर्विस सेक्टर में अगर आप अपने एसेट्स को यूज कर रहे हो फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो वो भी आपका पीपीएनई के डेफिनेशन को मीट करता है। नाउ सर, ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर हमारे हेड ऑफिसेज होते हैं वो कहाँ कवर होंगे? सर क्या वो पीपीएनई नहीं है? नहीं बेटा, वो भी पीपीएनई है आपके, बट वो आपके कवर होंगे ये इस पार्ट में, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अगर आपने एसेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया है तो वो भी आपके टैंजिबल एसेट्स पीपीएनई, वो टैंजिबल एसेट्स भी आपके पीपीएनई में कवर होते हैं। मीनिंग जैसे आपके जो हेड ऑफिस हैं, हेड ऑफिस में जो आपके फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, जो लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स हैं, जो आपके हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, वो सारे के सारे एडमिन पर्पस के लिए यूज होती है। तो दैट इज आल्सो योर पीपीई बिकॉज इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। थर्ड इज बेटा इसके अंदर फॉर रेंटल टू अदर्स। अगर आप अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रेंट पर दे रहे हो किसी दूसरे बंदे को तो वो भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है। जैसे कि आपके पास एक एयरप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जो जो हेलीकॉप्टर को यूज करके आप पिलग्रिमेज पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इफ यू गो टू अमरनाथ यात्रा, इफ यू गो टू वैष्णो देवी, केदारनाथ, वहां पर क्या होता है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट ऑफ यात्रा का जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां पर आपको अगर सर्विसेज मिल रही है कि भाई यहाँ पर आप इस हेलीकॉप्टर में बैठ के आपको वो ऊपर जो धाम है वहां पर उतारते हैं, तो ये क्या है? आप एक रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू दैट पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। सो वो क्या है बेटा? वो आपका वो भी आपका पीपीएन है क्योंकि वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है बेटा जैसे आप घूमने जाते हो हिल स्टेशन पे, या फिर आप किसी बीच पे गए, ठीक है, जैसे गोवा आप गए हो या फिर आप ऋषिकेश गए हो, तो वहां पर आपने स्कूटी को रेंट पे लिया है। ठीक है, तो जब आप स्कूटी को रेंट पर ले रहे हो तो वो भी बेटा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा जो ओनर है उस स्कूटी का, क्योंकि वो उसको रेंट पर देकर पैसा कमा रहा है। तो पीपीएनई की डेफिनेशन बेटा तीन चीजें कवर होंगी। अगर दे आर हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस और फॉर रेंटल टू अदर्स, तो वो आपका पीपीएनई होगा। बट वन मोर थिंग, दीज आर नॉन करेंट एसेट्स, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स नहीं होते हैं। तो सेकंड जो आपका पार्ट है जो सेटिस्फाई होना चाहिए वो क्या है बेटा? आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन अ ईयर। अगर योर टेंजिबल एसेट एक्सपेक्टेड टू बी यूज लेस देन अ ईयर, सो आपका पीपीएनई नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका एक्सक्यूज मी, इसमें इसलिए आपका क्या होगा? मोर देन अ ईयर का अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी वो आपका पीपीएनई जो है वो, तभी वो आपका एसेट जो है वो पीपीएनई के डेफिनेशन में फॉल करे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। बेटा पीपीएनई के डेफिनेशन में एक अलग से एडिशन है बेयरर प्लान्स का। ऑल्दो बेयरर प्लान्स का मीनिंग मैं अभी आपको समझा दूंगा, बट इसका लॉजिक जो है यहाँ पर क्यों कवर रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। बट ये ज्यादा क्लियर आपको तब होगा जब हम इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। बेटा बेयरर प्लांट्स क्या होते हैं? बेयरर प्लांट्स बेसिकली आपके ऐसे ट्रीज होते हैं जो साल दर साल आपको फ्रूट्स देते हैं। जैसे कि आपका जो मैंगो ट्री है, जो आपका एप्पल ट्री है, उससे हर साल आपको प्रोडक्शन मिलता है, प्रोड्यूस मिलता है ऑफ योर फ्रूट्स। तो उस केस में वो जो आपके बेयरर प्लांट, जो आपके वो ट्रीज हैं उनको हम बेयरर प्लांट्स बोलते हैं। अब ये बेयरर प्लांट जो है बेटा इंडेक्स 41 में कवर नहीं है, ये बेयरर प्लांट जो है आपके इंडिया 16 में कवर है। देर आर टू लॉजिक्स अराउंड इट, आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो स्पेस आपको गिवन है। पहला लॉजिक बेटा ये है कि जो बेयरर प्लांट होते हैं ये इमिटेट करते हैं बिहेवियर ऑफ पीपीएन। फॉर एग्रीकल्चरल पीपल हु डील्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उनके लिए बेयरर प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए पीपीएनई की तरह बिहेव करते हैं बिकॉज उनसे उनको हर साल प्रोड्यूस मिलता है। दूसरा बेटा क्या है कि
एग्रीकल्चर में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी, सॉरी नॉट प्रॉपर्टीज, जो भी आपके एसेट्स हैं, एग्रीकल्चरल एसेट्स हैं, वो सारे फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं, वहां पर कोई कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बेयरर प्लान्स क्योंकि टेंजिबल एसेट्स को इमिटेट करते हैं, तो एग्रीकल्चर में रादर देन रिपीटिंग द प्रोविजंस, उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर से जो बेयरर प्लान्स है उसको ये बोल दिया कि बेयरर प्लान्स का वैल्यूएशन आपका इंडिया 16 में हो। ठीक है, तो ये दो आपके मेजर लॉजिक्स हैं। बाकी बेयरर प्लान्स का हम जो डिटेल में डिस्कशन है वो इंडेक्स 41 में कर लेंगे, और वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपको क्या जरूरी है समझना कि बेयरर प्लान्स आपका पीपीएनई का पार्ट है। नाउ बेटा मूविंग, एक्सक्यूज मी बेटा फॉर अ मिनट, जस्ट अ मिनट। बेटा अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। देखो अभी तक हमने क्या समझा है कि पीपीएनई में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। अब पीपीएनई को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब तो कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर उन क्राइटेरियाज को आप मीट करोगे तभी आप उस एसेट को एज अ पीपीएनई रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी बुक्स में। ओके, सो व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस बेटा, वो हम पढ़ते हैं अब। रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आप जिस भी स्टैंडर्ड में जाओगे हर स्टैंडर्ड में आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज मिलेंगे। अगर आप रेवेन्यू में जाते हो, रेवेन्यू में आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इंटेंजिबल एसेट्स में रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज हैं, मतलब सारे स्टैंडर्ड्स में कुछ कंडीशंस के मीट होने पर ही रिकॉर्डिंग होगी, उसको बोलते हैं हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो पहला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो पीपीएनई के लिए क्या है बेटा, कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल accrue to the entity, will flow to the entity, कि जो भी आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे एंटिटी को फ्यूचर में बेनिफिट होना चाहिए, तभी उस एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे। अगर उस फ्यूचर से उस एसेट को रिकॉर्ड करके फ्यूचर में मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वो आपके लिए रिकॉर्ड एसेट नहीं है। बेसिकली वो आपके लिए एसेट नहीं है क्योंकि आपको बेनिफिट ही नहीं होगा। तो एसेट क्या होता है, जिससे आपको बेनिफिट हो फ्यूचर में। तो यहाँ पर जब आपके पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की कंडीशन अगर मीट ही नहीं हो रही है, तो आप उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करोगे एज एन एसेट। द सेकंड है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इफ कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देन ओनली यू विल रिकॉर्ड दैट एसेट। ठीक है, सो बेटा क्या दो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है वो है आपका कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। सेकंड है कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। if both of these criterias meet, then your general recognition criteria is met। बेटा सेकंड है आपके, सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डेफिनेशन का, इस पूरे जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का, कि जो ये आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है ये आपका इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी वैलिड है और आपका ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे भी वैलिड है। मीनिंग आपके पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसमें आपके दो फ्लोर्स हैं। ओके, दो फ्लोर्स में आप ऑपरेशंस कर रहे हो पिछले 2 सालों से या 3 सालों से। बट अब क्या है कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको और प्रॉफिट और आपको फ्लोर एरिया चाहिए सो दैट योर एम्प्लॉयज कैन सिट प्रॉपरली। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उस फैक्ट्री बिल्डिंग में दो फ्लोर्स और बनवा रहे हो, ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। जो आपके दो फ्लोर्स का और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उन दो फ्लोर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग रिटन हियर। दीज रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज आल्सो अप्लाई टू सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज कॉस्ट इंकर्ड इनिशियली, मतलब आपके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे भी अप्लाई करेगा और ये आपका इनिशियल जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। देयर आर नो सेपरेट क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। और लॉजिकल भी है राइट, अगर आप कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसमें भी तो दोनों चीजें मीट होनी चाहिए, कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर से और उसको कॉस्ट को आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ऑलराइट, नाउ बेटा ये आपका जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो गया। अब आपके कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज भी हैं फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की है। ओके, तो उन आइटम्स को आप कैसे डील करोगे उसको आप समझते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला जो है डिस्कशन में वो है आपका स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। बेटा इसमें एक बहुत ही जनरल रूल है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो वो ये है कि इनको आप तब रिकॉग्नाइज करोगे अगर ये पीपीएनई के डेफिनेशन को मीट करते हैं। मतलब हो सकता है ना कि स्पेयर पार्ट आपके बहुत छोटे हैं तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन को मीट ही ना करे। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है बेटा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन अ ईयर। इफ आपका जो एक्सपेक्टेशन है
उन स्पेयर पार्ट्स को, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स को और सर्विसिंग इक्विपमेंट्स को यूज करके कि उनका जो यूजेज है वो लेस देन अ ईयर है, तो वो आपकी पीपीएनई के डेफिनेशन को मीट नहीं करते हैं। अगर वो पीपीएनई के डेफिनेशन को मीट नहीं करते हैं तो वो आपके स्पेसिफिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ है, अगर आप क्वेश्चन आपके पास है कि बताओ कि क्या इसको हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, और उसमें आपको बोल रहे हैं कि ये स्पेयर पार्ट्स हैं, ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स हैं, या फिर ये सर्विसिंग इक्विपमेंट्स है, सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि क्या ये पीपीएनई के डेफिनेशन में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये फॉल करते नहीं है पीपीएनई के डेफिनेशन में, तो वो आपका एज एन इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो, बिकॉज they are to be used on regular nature. They are part of your spare parts, right? So spare parts spent by equipment, servicing equipments will be first assessed कि पहले हम ये असेसमेंट करेंगे कि क्या ये पीपीएनई है या नहीं है। अगर वो पीपीएनई नहीं है बेटा, अगर वो पीपीएनई नहीं है तो वो इन्वेंट्री में जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, ठीक है। ये चारों एग्जांपल्स पे आपका सेम लॉजिक अप्लाई होगा। चारों एग्जांपल्स को अगर आप पढ़ो, एक है बेटा आपका मेजर एयरक्राफ्ट इंजन, दूसरा है आपका टरबाइन ब्लेड्स फॉर अ पावर प्लांट। आप इनको पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि ये बहुत ही हाई कॉस्ट मटेरियल्स है। देन आपका क्रिटिकल बैकअप ट्रांसफॉर्मर एंड रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्रम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इस चारों आइटम्स जो हैं ये आपके हाई वैल्यू आइटम्स हैं, और इनका यूजेज जो है वो भी मोर देन अ ईयर होता है, मोर देन अ ईयर यूजेज होगा, और हाई वैल्यू आइटम्स हैं। तो ये आपके पीपीएनए के डेफिनेशन को मीट करेंगे ये चारों आइटम्स, एंड हेंस इसको हम पीपीएनए रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मेजर एयरक्राफ्ट इंजन है इसको हमने स्टैंड बाय पे लिखा हुआ है, इसको हम रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हैं। फिर आपका जो टर्बाइन ब्लेड है ये भी आपका किसके लिए है, इमरजेंसी रिप्लेसमेंट के लिए है। तो ये डाउट इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि ये आपका स्टैंड बाय इक्विपमेंट या सर्विसिंग इक्विपमेंट है। थर्ड है आपका क्रिटिकल बैकअप ट्रांसफॉर्मर, और वो किस लिए यूज हो रहा है, बैकअप के पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब फोर्थ है आपका रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ड्रम, जो आपने रखा हुआ है, सिर्फ अगर इनकेस प्रिंटिंग प्रेस ड्रम खराब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर दो। तो ये आपने कन्वीनियंस के लिए रखा हुआ है, ये सारे इक्विपमेंट्स जो आपके स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, दिस इज फॉर कन्वीनियंस की जैसे ही खराब हुआ आपने रिप्लेस कर लिया, अदरवाइज इट माइट टेक अ टाइम, राइट। सो ये आपके जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं स्टैंड बाय सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपके यूज होंगे और उनकी हाई वैल्यू कॉस्ट है, तो आपकी पीपीएनई के डेफिनेशन को मीट करते हैं। और तो कॉस्ट वाला क्राइटेरिया पीपीएनई के डेफिनेशन में नहीं आता है, सिर्फ यूजेज का क्राइटेरिया आता है कि वो लॉन्ग टर्म पर्पस के यूज होंगे। ऑलराइट, फिर बेटा आप अगर आप ये वाले आइटम्स पढ़ोगे जैसे कि रेगुलर लुब्रिकेंट्स, फिल्टर्स और नट्स और बोल्ट, स्टैंडर्ड कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड, जनरल ऑफिस प्रिंटर कार्ट्रिजेस, तो ये सारे जो आइटम्स हैं ना बहुत छोटे आइटम्स हैं, और इनका यूजेज जो है ना वो भी स्मॉलर पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आपके रेगुलर लुब्रिकेंट्स है, एक बार आपने लुब्रिकेंट लगाया, मशीन आपकी में भी 5 दिन 10 दिन निकाल दे, उसके बाद दोबारा उसको यूज करना पड़ेगा, तो जो उसका यूजेज पीरियड है वो है कम है, राइट। अगर वो कम है तो क्या वो पीपीएनई के डेफिनेशन में फॉल करेगा, वो स्पेयर पार्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि वो पीपीएनई की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा है बेटा स्पेयर पार्ट, तो इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका इन्वेंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये पीपीएनई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि लो वैल्यू है और कंज्यूम्ड इन वन साइकिल है। फिर सेकंड आपका जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड है ये भी माइनर है, क्विकली कंज्यूम्ड है। और थर्ड है आपका एक्सपेंस और पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूसेज। ठीक है, छोटे छोटे आइटम्स को आप पीपीएनई के डेफिनेशन में फॉल नहीं कराओ। ओके बेटा, इसमें अंदर आपके दो कॉन्सेप्ट्स और हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, और फिर हम इसके ऊपर आएंगे सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजंस के ऊपर, कि अगर इसके ऊपर आप कोई कॉस्ट इंकर करते हो फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। तो पहले बेटा क्या है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डे टू डे सर्विस। अच्छा, यहाँ पर जो मेन इम्पैक्ट है, मेन एस्पेक्ट है वो है डे टू डे सर्विसिंग का। कि अगर आपकी कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट होती है, जब आपने एसेट एक्वायर किया है उस एक्विजिशन के बाद आपको डे टू डे सर्विसिंग करनी है, तो क्या बेटा आपकी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? लॉजिकली सोचो, नहीं, राइट। इट्स एन एएमसी, इट्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट से क्या मतलब है, राइट। सो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट इसका क्या है, सेम सेम रीजन है, लो वैल्यू कंज्यूम डेली, लो वैल्यू आइटम्स होते हैं कंज्यूम डेली। तो ये क्या है बेटा, ये क्या होता है ना, क्वेश्चन जब आपके पास पीपीएनए का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें छोटे छोटे ना उसमें पॉइंटर्स आ देते हैं एडजस्टमेंट्स के, कि आपने एक एएमसी ली है 1 साल के लिए, है ना, तो वो अगर आती है तो उसको आप बोलोगे कि ये आपका पीपीएनए नहीं है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ऑलराइट, नाउ लास्ट आइटम जो है वो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं बेटा, पहले उसका रीजन बता देता हूँ मैं। आपके पास आपने कुछ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से एसेट्स को परचेज किया है, आपने किसी सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से एसेट को परचेज किया है, जैसे कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं जगह जगह पर फैक्ट्री में लगाए हुए हैं, सो दैट इन केस कल को फायर होती है तो वो आप इक्विपमेंट को यूज करके फायर को बुझा सको।
ओके। सो ये वाली जो सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से एसेट्स लगते हैं, उसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? पीपीएनई के डेफिनेशन को तो वो मीट कर जाते हैं बिकॉज वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज होंगे, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इनसे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। आपको कोई डायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट थोड़ी है उस फायर एक्सटिंग्विशर को लगा के, कई बार तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। 4-5 साल कोई फायर नहीं लगी, वो एक्सपायर हो गए, तो आपको डायरेक्ट कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होना एसेट को लगा के। तो डाउट कहाँ क्रिएट होता है बेटा? यहाँ पे हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर बेटा यहाँ पर जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में आपका जो फर्स्ट कंडीशन है टू रिकॉर्ड अ पीपीएनई, वो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए उस एसेट से। बट क्या इस एसेट से हमें कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है? नहीं। कोई डायरेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्ट हो सकता है, राइट? कोई डायरेक्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास ये डाउट है और इसलिए हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। बट स्टैंडर्ड क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स ये पीपीएनई है, राइट? क्योंकि लॉजिकली तो ये पीपीएनई ही है ना यार। आप चाहे उसको डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं ना आपको, राइट? अगर आप उनको नहीं लगाओगे तो क्या आप ऑपरेट कर पाओगे? क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाना, ठीक है, कुछ और इक्विपमेंट लगाना फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजन, वो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तो आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो आपको स्टैंडर्ड लॉजिक क्या देता है? सच आइटम्स ऑफ पीपीएनई डू नॉट डायरेक्टली इंक्रीज फ्यूचर बेनिफिट्स but necessary to obtain future benefits. They are necessary to obtain future economic benefits and hence should be recognized as PP, क्योंकि ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं, रिक्वायर्ड हैं फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो इसीलिए हम इनको यूज इन इसलिए हम इसको क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन करेंगे, फिर इसलिए हम इनको यूज करके रिकॉर्ड इनको हम रिकॉर्ड करेंगे एस पीपीएनई इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑलराइट, ओके। बेटा अब हम आगे मूव कर रहे हैं इस चैप्टर में, बट इन केस अगर आपको कुछ डाउट है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, और आप अगर रिवाइज कर रहे हो स्टूडियो को तभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे, तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में दैट सर ये वाला टॉपिक जो हमें क्लियर नहीं हुआ है, क्या एक बार आप उसको दोबारा समझा दोगे? तो उसके लिए मैं आपको मे बी पर्सनली रीच आउट करके समझा सकता हूँ, या फिर मैं उसको आपको ऊपर दोबारा से एक नई सिरे से उसकी वीडियो बना के डाल सकता हूँ। ऑलराइट, now let's move on to the next aspect which is basically अगर आप बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है पीपीएनई से वो इसी टॉपिक से आता है कि मेजर करो पीपीएनई के वैल्यू। ओके, किस वैल्यू पे आप मेजर करोगे? देखो अभी हमने क्या समझा है बेटा, अभी हमने समझा है कि पीपीएनई क्या होता है, फिर उसको आप रिकॉर्ड कब करते हो, ठीक है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अब हम समझ गया। अगर आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी मीट हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के लिए आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट कैसे डिसाइड करोगे? वो सारी गाइडेंस है आपका, ठीक है। तो आप ये देखोगे जो ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ दिस पेज है, ये सारा आपका गाइडेंस रिलेटेड है। उसके बाद हम करेंगे दो क्वेश्चंस। ओके, पहले हम गाइडेंस समझेंगे और फिर हम इसके दो क्वेश्चंस करेंगे विच विल हेल्प यू टू टैकल द क्वेश्चंस विच कम्स इन एग्जाम्स विद रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, इसको हम इमेजिन करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने इमेजिन करिए, आपने एक मशीनरी को इंपोर्ट किया है, आपने एक मशीनरी को इंपोर्ट किया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो वो आपकी पीपीएनई है कि आपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए उसको इंपोर्ट किया है, और आपका मशीनरी को ऑफ कोर्स आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो क्योंकि वो आपका पीपीएनई है और वो आपके रिकग्निशन क्राइटेरिया को भी मीट करेगी। ऑल्दो हर बार आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। क्वेश्चन अगर आपको बोलेगा पीपीएनई है तो पीपीएनई है, ठीक है। मशीनरी को आपने इंपोर्ट किया, क्वेश्चन बोलेगा पीपीएनई है, इसको रिकॉर्ड करो, तो आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वगैरह वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई एम जस्ट लेटिंग यू नो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी मीट होना चाहिए। तो पीपीएनई से आपको जो आपने मशीनरी को इंपोर्ट किया है उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में। ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट में आप उसको मेजर कर पाओगे क्योंकि आपके पास इनवॉइस है, बट आप कॉस्ट को मेजर किस वैल्यू पे करोगे वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपने मशीनरी को इंपोर्ट किया है, आपने कुछ पेमेंट की है, तो क्या वो पेमेंट जो आपने की है, जिस बंदे से आपने मशीनरी को इंपोर्ट किया है, वो आपका ऑफ कोर्स परचेज कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो परचेज प्राइस बेटा आपका इंक्लूड होता है परचेज कॉस्ट में, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर आपने कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज पे की हैं तो वो आपकी इंक्लूड होंगी एंड इन दी परचेज कॉस्ट। थर्ड है बेटा आपका नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। अगर आपने कुछ टैक्सेस इंडिया में इंकर किए हैं या आउटसाइड इंडिया इंकर किए हैं, तो वो अगर टैक्सेस आपके नॉन रिफंडेबल हैं तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट है, बिकॉज आपको रिफंड तो मिलेगा नहीं उन टैक्सेस का। बट अगर आपने कुछ रिफंडेबल टैक्सेस को पे किया है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लॉजिकल है। फिर नेक्स्ट है बेटा आपके दो और आइटम्स, ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट्स।
अगर आपको परचेज करते हुए कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट आपको जनरली किस पर्पज से मिलता है, वॉल्यूम के रीजन की वजह से मिल सकता है, ठीक है। वॉल्यूम, आपने कुछ ज्यादा वॉल्यूम के एसेट्स खरीदे हैं तो इसलिए आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला है और रिबेट्स मिली हैं। बट बेटा इसके अंदर ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट आपका परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं है। देखो कैश डिस्काउंट का पर्पस अगर आप समझ लोगे, आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा। देखो कैश डिस्काउंट हम क्यों पे करते हैं, क्यों मिलता है हमें कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट। आपको वेंडर से जब आपने मशीनरी को परचेज किया तो उसने आपको बोला कि आपको दो दो महीने में पेमेंट करनी है। बट वेंडर बोल रहा है कि अगर आप इसकी पेमेंट 15 दिन में कर दोगे तो मैं आपको 1.5% का एक कैश डिस्काउंट दे दूँ। मानो अगर आपकी मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, तो अगर 10 लाख रुपीज की पेमेंट आप 15 दिन में ही कर देते हो तो आपको वो 1,500, 15,000 रुपए का, सॉरी 1.5% वुड बी 15,000, 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे देगा। तो वो कैश डिस्काउंट आपको क्यों मिल रहा है? वो आपको कैश डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अर्ली पेमेंट की है, ना कि आपने उस एसेट को परचेज किया है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या है पेमेंट का? जो आपका लॉजिक है वाई इट इज बीइंग रिसीव्ड, वाई कैश डिस्काउंट इज बीइंग पेड, उसका लॉजिक है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो ये आपकी परचेज कॉस्ट से इसका कोई लेना नहीं है। इसलिए परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए आपके जो कैश डिस्काउंट्स है वो माइनस नहीं होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स माइनस। एंड अगेन क्वेश्चन विल प्ले विद दिस। क्वेश्चंस में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर वो छोटे से धीरे से लिख देगा कि कैश डिस्काउंट दिया गया है इतना। अब आप, अगर आप उसने ध्यान नहीं दिया, आपने सिर्फ उसको डिस्काउंट कर लिया, उसने ये नहीं देखा कि ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है, तो आप क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर। तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ एसेट का फर्स्ट एलिमेंट आपका परचेज कॉस्ट। नाउ इमेजिन अगेन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। आपने जो मशीनरी को बाय किया है बेटा, उस मशीनरी को बाय करने के लिए आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है उसने काफी वेंडर से कोटेशंस मंगाई थी, असेसमेंट किया कि कौन सी मशीनरी हमारे लिए ठीक रहेगी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वो सारी जो एम्प्लॉय कॉस्ट हैं रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ पीपीएनई, वो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। उस एसेट को परचेज करने के लिए जितनी भी मैन पावर कॉस्ट आपने इंकर की है, either to obtain quotations, either to determine which machinery needs to be purchased, right? वो सारी की सारी आपकी directly attributable cost है and they will be added to the cost of। सेकंड बेटा, आपने जब उसको मंगाया तो उस केस में डिलीवरी जो है मशीनरी की, डिलीवरी की कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी है। मतलब जो कंपनी क्या करेगी, आपने मशीनरी को बाहर से मंगाया है, कंपनी आपको अपने पोर्ट तक डिलीवर कर देगी या आपके इंडिया के किसी पोर्ट तक डिलीवर कर देगी। जो भी कॉस्ट आपको इंकर करनी है ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे मानो आपको कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इंडिया के पोर्ट पे डिलीवर हो जाएगी उसके बाद उनकी लाइबिलिटी खत्म, आप उसको हैंड ओवर ले लो। तो उसके बाद जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपको इंकर करनी है, क्योंकि मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन आप इंकर कर रहे हैं तो इसलिए वो आपकी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो हैंडलिंग कॉस्ट में क्या था बेटा? लोडिंग एंड अनलोडिंग। जैसे कि मशीनरी को आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोड करना पड़ेगा ट्रक्स में या फिर रेलवेज में, वेयर एवर इट नीड्स टू बी लोडेड, ओके। सो हैंडलिंग कॉस्ट में आपकी लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट आती है। तो ऑल्दो इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं जाएगा, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो लोडिंग एंड अनलोडिंग, दीज आर हैंडलिंग कॉस्ट। फिर बेटा आपका साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, मशीनरी को आपने अपने प्रेमाइसेस में मंगा लिया है, अब प्रेमाइसेस में लगाने के लिए उससे पहले आपको साइट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। साइट को प्रिपेयर करना है उस मशीनरी को लगाने के लिए, तो वो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में कवर होती है। फिर बेटा आपकी असेंबली और इंस्टॉलेशन, अगर मशीनरी आपकी डिसअसेंबल्ड फॉर्म में है, अनअसेंबल्ड फॉर्म में है, तो उसको असेंबल करने की कॉस्ट और उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट वो भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। फिर आपकी प्रोफेशनल फीस, आपने इंजीनियर्स की सर्विसेज को यूज किया है ताकि उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो जाए, तो आपकी प्रोफेशनल फीस है। एंड लास्टली बेटा टेस्टिंग कॉस्ट, मशीनरी को रन करके आप देख रहे हो कि क्या ये एक्सपेक्टेडली एज पर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कर रही है, एज पर एक्सपेक्टेशंस प्रोडक्शन कर रही है नहीं कर रही है, तो आपकी टेस्टिंग कॉस्ट हो गई है। टेस्टिंग कॉस्ट आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड होगी। नाउ इफ यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल एस्ट्रिक हियर, स्मॉल बटन हियर, so इट मीन्स इसको नीचे हमने कोई एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में एक सिंपल सा रूल ये है कि टेस्टिंग करते हुए आपने कुछ सैंपल्स बनाए, ठीक है। सैंपल्स को अगर आप बेच के कुछ पैसा ले रहे हो तो वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, टेस्टिंग कॉस्ट, ओके। तो अगर आपको सैंपल से कुछ मिला है, नेट प्रोसीड्स ऑफ नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग आइटम्स प्रोड्यूस्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग टू बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ। अच्छा इसमें बेटा एक और चीज है, एक नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है।
जहां पर आपका क्वेश्चन और आ सकता है। अगर आपकी जो ये सेल प्रोसीड्स है वो ज्यादा है देन कैस्टिंग कॉस्ट, एग्जाम्पल ले लो एक, एग्जाम्पल ले लो बेटा एक, अगर आपकी सेल प्रोसीड्स आपकी टेस्टिंग कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर आपके टेस्टिंग कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ है, ओके, और आपकी जो सेल प्रोसीड्स है वो 1200 है, तो आपका जो बेनिफिट हो रहा है टेस्टिंग पे 200 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो स्टैंडर्ड से ये 200 रुपये का बेनिफिट भी आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से माइनस कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 200 रुपये का बेनिफिट आप पीएनएल लेके देखो, तो 1000 रुपये, 1000 रुपये तक तो आपको प्रॉफिट, 1000 रुपये तक आपकी जो कॉस्ट इंकर हुई है वो उससे आपको सेल प्रोसीड्स मिल गई, तो 1000 का कोई डाउट नहीं है यहाँ पे डाउट किस चीज के ऊपर है, एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स, एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर कॉस्ट। ओके, तो ये रीसेंट अमेंडमेंट की गई थी, आज से 2-3 साल पहले इसको IAS 16 में डाला गया है, सॉरी IAS 16 नहीं, India 16 में डाला गया है, जिसके अंदर अगर आपकी ये जो नेट प्रोसीड्स हैं वो एक्सेस में है इन योर कॉस्ट, स्टिल जो एक्सेस है वो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट से माइनस हो जाए। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जामिनर माइट प्ले विद दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा, यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा एक्स ट्रिक दिख रहा होगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं ये सब्सटैंटिव लिस्ट नहीं है, मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में। तो इसमें एक छोटा सा क्या आपको ध्यान रखना है कि जितने भी खर्चे होते हैं टू ब्रिंग द एसेट टू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, जब तक वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड ऑपरेशन, जिस कंडीशन में उसको ऑपरेट करना चाहिए उस डेट तक के जो आपके खर्चे हैं वो सारे आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं। जिस दिन वो मशीन आपकी इंस्टॉल हो गई है, इट इज वर्किंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस, मीनिंग जिस वे में उसको वर्क करना चाहिए उस वे में वो वर्क कर रही है, तब तक के खर्चे जो आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। बट आफ्टर it has been installed, it is working as per the uh, sorry, it is capable of operating, in that way, in until that you will record those cost in your directly attributable cost। जब वो capable of operating हो गई है उसके बाद के जो खर्चे हैं वो आपके डायरेक्टली attributable cost, उसके बाद तक, उसके बाद कोई खर्चा होगा वो आपका जो है खर्चा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बट उससे पहले जो खर्चा हो रहा है बेटा वो आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, एंड इट विल बी एडेड टू दी कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये बेटा आपकी क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो इसमें दो चीजें आई हैं, परचेज कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड बेटा, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस, थर्ड पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा, आपको अगर ध्यान रखना है तो विजुअली आपको ऐसे ध्यान ही रहेगा कि हमने एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को खरीदा है, उसके तीन एलिमेंट्स हैं, परचेज कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा है बेटा आपका इनिशियली एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, थर्ड आइटम में तीन चीज़ें आती हैं, पहला आपका डिसमेंटलिंग, दूसरा आपका रिमूवल, और थर्ड आपका साइट रिस्टोरेशन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस साइट पे आपने उस मशीनरी को इंस्टॉल किया है, जो आपने इंपोर्ट की है, उस साइट को आपको ठीक करना पड़ेगा जब वो मशीनरी की यूजफुल लाइफ खत्म हो। मान लो उस मशीनरी की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, आज तो आपने साइट को प्रिपेयर करके उस मशीनरी को इंस्टॉल किया है, बट कल को जब उस मशीनरी को यूजफुल लाइफ खत्म होगी और आपको नई मशीनरी मंगानी होगी, उस साइट को आपको ठीक करना पड़ेगा जो डैमेज उस मशीनरी ने उस साइट पे किया है। तो जो डैमेज उस मशीनरी ने उस साइट पे किया है उसको ठीक करने की जो कॉस्ट है उसको आप एस्टिमेट करोगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस मशीनरी, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू को आप कॉस्ट में ऐड करो। तो पहली क्या है आपकी बेटा, हमने जो पहला डिस्कशन कर लिया वो साइट रिस्टोरेशन का कर लिया है, अब इसमें दो एलिमेंट्स और बचे हैं। सेकंड है इसके अंदर आपका डिसमेंटलिंग, जब आपने असेंबल किया था तो कॉस्ट इंकर की थी, यहाँ पर जब आपने असेंबली की थी तो कॉस्ट इंकर की थी और उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में डाला था। अब अगर मशीनरी को आपको डिसमेंटल भी करना होगा तो वो भी मशीनरी के लिए खर्चा हो रहा है, चाहे वो फ्यूचर में हो रहा है, आज नहीं हो रहा है बट वो फ्यूचर में होगा इस मशीनरी के लिए, उसको भी हम इनिशियल एस्टिमेट जो है उसका, बेटा यहाँ पर वर्ड है इनिशियल एस्टिमेट, मतलब आज आप उसको एस्टिमेट करोगे जब आप उस मशीनरी को कैपिटलाइज कर रहे हो कि कितना खर्चा हो सकता है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और उसको अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट में include। एंड लास्ट इज बेटा रिमूविंग द आइटम, एक हो गया आपने डिसमेंटल कर लिया, अब जिस मशीनरी को जिस साइड पे आपने लगाया है उस साइड से रिमूव करने के जो खर्चे हैं तो वो भी आपके खर्चे हैं मशीनरी के लिए। तो इसमें तीन आइटम्स हैं बेटा इसके अंदर, एसेट डिसमेंटलिंग, एसेट रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों वर्ड्स ध्यान रखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है,
क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा। बट अगर आप ध्यान रख लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू रिमेंबर दीज थ्री वर्ड्स: डिसमेंटलिंग, रिमूवल, साइट रिस्टोरेशन। These costs will be estimated, their present value will be calculated, because टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमेशा इंडिया में आ जाएगा जहां पर भी आप लॉन्ग टर्म किसी पेमेंट में डील कर रहे हो। तो क्योंकि ये खर्चे आपके एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में होंगे, और यूजफुल लाइफ आपकी 1 ईयर से ज़्यादा होगी मशीनरी की, बिकॉज वो पीपीएनई तभी बनेगी जब वो यूजफुल लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा है, तो आप उनको इंक्लूड कर लोगे इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। ऑलराइट। अच्छा बेटा, साथ साथ हम ये और पढ़ लेते हैं कि इसमें आप क्या इंक्लूड नहीं करोगे बिफोर सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चंस। तो अभी हमने हमने ये तो पढ़ लिया है कि क्या क्या कॉस्ट को आप इंक्लूड करोगे, क्या क्या को इंक्लूड नहीं करोगे, तो उसको भी समझ लेते हैं बेटा। एक तो आपकी जो अबनॉर्मल कॉस्ट है इस सारे प्रोसेस में, जो आपके नॉर्मल खर्चे हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, बट अगर कुछ वेस्टेज हुआ है जो कि अबनॉर्मल वेस्टेज है, तो वो आपका कॉस्ट में कंसिडर नहीं होगा। स्टैंडर्ड बोलता है कि उसको हम अबनॉर्मल वेस्टेज को, वो हमारा, वो आपका एसेट के जैसा खर्चा नहीं हुआ है। अबनॉर्मल वेस्टेज का रीजन एसेट नहीं है, अबनॉर्मल वेस्टेज का रीजन आपकी एफिशिएंसी है। तो abnormal wastages will not be covered in the cost of PPE. सो पहला आइटम क्या है बेटा जो कवर नहीं होगा? abnormal wastages। बेटा सेकंड आइटम क्या होगा जो आपका कंसिडर नहीं होगा, उसको भी समझ लेते हैं हम। बेटा सेकंड आइटम है आपके, ये देखो आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या 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 आइटम्स हम कवर नहीं करेंगे। तो पहला आइटम क्या है बेटा आपका, जो मैंने समझा दिया है आपको, abnormal wastages का। अच्छा वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ओके, बट इट विल ऑल्सो नॉट बी पार्ट ऑफ द एसेट। अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ abnormal अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज, तो ये भी आपके कंसिडर नहीं होंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। पहला है कॉस्ट इनकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नई सर्विस लॉन्च की है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के जो खर्चे हैं वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के खर्चों में आप रिकॉर्ड नहीं कर। अगर आप उस मशीनरी को यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई नई सर्विसेज दे रहे हो, तो उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट पीपीएनई की कॉस्ट नहीं, वो कॉस्ट आपकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, एंड हेंस विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ। बेटा सेकंड है आपका, आप कोई नई फैसिलिटी ओपन कर रहे हो, आपने नई फैक्ट्री ओपन की है, और फैक्ट्री के दिन आपने गृह प्रवेश किया, गृह प्रवेश तो नहीं होगा, फैक्ट्री वाले दिन आपने फैक्ट्री का प्रवेश किया है, वॉट एवर इट इज, इनॉग्रेशन किया है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी, वो आपका पीपीएनई की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। या फिर आपने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया फीता कटवाने के लिए, ठीक है, तो ओपनिंग करने के लिए अगर आपने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया है और उसको कुछ पेमेंट की है, तो वो आपकी पीपीएनई का कॉस्ट नहीं है, वो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट नहीं है, वो आपकी एडवर्टीजमेंट हो गई। राइट। थर्ड है बेटा आपका स्टाफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। वही चीज़ है, नई लोकेशन पे आप कुछ बिजनेस कर रहे हो या नई क्लास ऑफ कस्टमर के साथ कोई बिजनेस कर रहे हो, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, और स्टाफ को ट्रेन भी कर रहे हो उस नई लोकेशन पे काम करने के लिए। तो क्या वो नई लोकेशन पे काम करना आपकी उस नई लोकेशन के एसेट से कहीं तक रिलेटेड है? नहीं, वो तो आपकी नई लोकेशन से रिलेटेड खर्चे हैं ना बेटा, तो वो आपके खर्चे जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे इन योर कॉस्ट ऑफ पीपी। एंड लास्ट है बेटा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जर्नल ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंकर कर रहे हो या अदर जनरल ओवरहेड्स कॉस्ट इंकर कर रहे हो, तो वो भी आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी इन कॉस्ट ऑफ पीपीई। बट इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो आपके डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ खर्चे हैं या आपके कुछ ओवरहेड्स हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बट अगर वो ओवरहेड्स डायरेक्ट ओवरहेड्स हैं जो एसेट्स के लिए यूज हुए हैं, तो वो आपके खर्चे इंक्लूड होंगे। तो अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, डायरेक्ट ओवरहेड्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पीपी। ऑलराइट। अगर स्टिल अगर आपको थोड़ा सा डाउट है बेटा, तो एक बार आप दोबारा से इन इन आइटम्स को देख लो, वीडियो को बैक में ले जाकर, कि क्या क्या हम कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और क्या क्या हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो नाउ वी विल सॉल्व टू क्वेश्चंस। ओके बेटा, just give me a minute, I'll present my screen only now, um, because I need to use this laptop to solve the questions. So I will go to only screen mode once we are solving questions. बेटा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बारी।
क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप रीड करो. Maybe you can pause this video or you can just read it once. Meanwhile, I'm opening the file so that we can solve this question together. Okay, just give it a read. It may just take a minute or two. I'm just trying to put it side by side क्योंकि आपको ताकि आसानी हो देखने में. Right. Now I hope आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है. अगर स्टिल आपने नहीं पढ़ा है बेटा तो साथ में अगर रीड कर लेते हैं. It will not take much time. All right. तो ये आपका क्वेश्चन है. Question number 1. This question comes from study material. So one thing which I want to assure you that सारे के सारे questions इस chapter से related, चाहे वो आपकी ICS स्टडी मटेरियल में है, चाहे आपके वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में है, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट पेपर्स में है, और चाहे वो आपके आरटीपीज में है, वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर में यहाँ पर कवर हो जाएंगे. हो सकता है कि कुछ रिपीटेशन जो है वो कवर ना हो बिकॉज वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं कवर नहीं करूंगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग एनी क्वेश्चन विच माइट कम इन एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर. Why I'm saying might? Because it is ICI, you never know, right? Now, with this understanding, with this trust, let's solve this question. So, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा? On 1st of April 2001, XYZ acquired a machine under the following terms. क्या क्या है आपका लिस्ट प्राइस है 80 लाख रुपए का, आपका इंपोर्ट ड्यूटी है 5 लाख की, डिलीवरी है 1 लाख की, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 10 लाख की, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग आपकी 4 लाख की, एंड परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है 7 लाख का. फिर क्या लिखा हुआ है? इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन, XYZ लिमिटेड ग्रांटेड, इट इज पॉसिबल आई वांट टू शिफ्ट इट, लेट इट बी, लेट इट बी. थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ एंड इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे. राइट. नाउ बेटा यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है? इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन, XYZ लिमिटेड वाज ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. तो ट्रेड डिस्काउंट हमने पढ़ा था कि आपकी परचेज कॉस्ट से माइनस हो जाते हैं ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस एंड अ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%. अच्छा, ये सेटलमेंट डिस्काउंट रिमेंबर करो, इट इज कैश डिस्काउंट ओनली. तो कैश डिस्काउंट आपका कंसिडर नहीं होगा, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कंसिडर होगा. फिर है बेटा इसके अंदर आपका XYZ लिमिटेड पेड फॉर द प्लांट ऑन 20th अप्रैल, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी रिकॉग्नाइज. अब आपको एसेट टू बी रिकॉग्नाइज को बताना है कि एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, एक बार एक एक करके इन सारी कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं और हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आपको आंसर बुक में आंसर लिखना है. सो दिस इज योर आंसर बुक. सो आंसर बुक के मिडल में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 और यू कैन ऑल्सो राइट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर. फिर बेटा इसमें आप क्या सबसे पहले क्या करोगे? आप यहाँ पर बनाओगे, आपको सॉल्व क्या करना है, एक इसकी बुक्स हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, बुक्स ऑफ XYZ Limited. This is optional. This is up to you. If you want to write it, you can do that. Otherwise, you can skip it. Now, क्वेश्चन में करना है क्या? कॉस्ट ऑफ एसेट को आपको कैलकुलेट करना है. तो हेडिंग आपकी जो बनेगी उस हिसाब से बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी. अच्छा, अगर आपको स्टैंडर्ड का नाम ध्यान है तो आप लिख सकते हो एज पर इंड AS 60. अगर नहीं ध्यान है तो स्किप कर सकते हो. फिर आपको टेबल बनाओगे आप, यहाँ पर आप रुपी डालोगे अमाउंट के लिए और यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स डाल लिख सकते हो. ओके. नाउ बेटा सबसे पहले क्या आएगा आपका लिस्ट प्राइस, बट क्योंकि लिस्ट प्राइस में एक आपके ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट है तो हमें इसको अंदर लिखना होगा, 80 लैक्स आपको अंदर लिखना है, माइनस इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा. ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा आपका? 10%. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है.
तो 10% का ट्रेड ऑफ अगर आपको मिलेगा तो 8 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी जो लिस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 72 लैक्स। सेकेंड आइटम क्या है बेटा आपका, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी तो आपको कॉस्ट का पार्ट बनेगी क्योंकि रिफंड देनी होगी। इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी है आपकी, 5 लैक्स। फिर थर्ड आइटम है बेटा आपका डिलीवरी फीस। डिलीवरी फीस अगर आपने बेयर की है तो ये अभी आपका कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो ये भी आपकी 1 लाख जो है वो ऐड हो जाएगी। फिर आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, 10 लैक्स, तो ये भी आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। एंड लास्ट आपका प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग। तो जो आपकी प्रोडक्शन से पहले टेस्टिंग होती है कि एसेट जो है वो उस कंडीशन में वर्क करना ही कर रहा है जिस कंडीशन में मैनेजमेंट को चाहिए। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ध्यान रखना, वो सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होंगी। ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन ऑन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। तो इसलिए प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होती है, ये टेस्टिंग कॉस्ट है वो ये है। तो कॉस्टिंग कितनी है आपकी बेटा यहाँ पे, 4 लाख। लास्ट है बेटा आपका परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या इंक्लूड होगा, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कॉस्ट जो इंक्लूड नहीं होंगी। ये हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पर, सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये आपकी डे टू डे सर्विसिंग से रिलेटेड है, तो ये आपकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको शोकेस करना है कि आपको पता है ये कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर आप लिख सकते हो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे नील कर दो। ठीक है, इट्स अप टू यू, जैसा आपका मन करे। अगर आपको छोड़ना भी आता है तो आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, टाइम है आपके पास तो। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा इस केस में। अच्छा, इसमें हमने कैश डिस्काउंट को कंसिडर नहीं किया है बिकॉज वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप दो नोट्स भी डाल सकते हो एग्जाम में। नोट 1 EMC से रिलेटेड, दैट दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और नोट 2 आप डाल सकते हो बेटा विद रिस्पेक्ट टू कैश डिस्काउंट, कि ये किस लिए होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो एक लाइन में, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है, हेंस इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। नाउ आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा, 72 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 14। कैलकुलेटर से आप फटाफट कैलकुलेट कर लेना, 92 लैक्स आएगी। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन दैट हाउ विल सॉल्व। ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर आएगा भी तो थोड़ा फुल फ्लेज्ड बड़ा सा क्वेश्चन होगा, 8 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट येस, दिस क्वेश्चन विल मेक बेस फॉर यू टू हाउ टू सॉल्व इट इन एग्जाम इफ इट अपीयर्स। बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी आप रीड करो अपने लेवल पे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, okay, and then solve it with me. Okay, now I'm solving it. So here again we will solve it in similar manner that if it appears in exam. So solution to question 2, this is also your study material question. फिर इसमें आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड का क्वेश्चन। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 अप्रैल 2000। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। अच्छा बेटा, इसके अंदर ना एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपके ये कंस्ट्रक्टेड एसेट्स होते हैं ना, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, इसमें एक और आइटम आता है इन एडिशन टू व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। हमने वहाँ पे मशीनरी परचेज की थी, तो ये सारा का सारा जो डिस्कशन हुआ था ये आपका परचेज एसेट के लिए होगा। अगर आपका एसेट कंस्ट्रक्टेड है तो सेम वे में कैलकुलेट होगा, सेम वे में आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सेम वे में बेटा आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। इसके अंदर एक और एलिमेंट आ जाता है, वो होता है बेटा आपका बोरोइंग कॉस्ट का। तो इसको भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक द स्क्रीन गॉट, या जस्ट या। सो बेटा एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, जब आपके एसेट्स कंस्ट्रक्टेड एसेट्स होते हैं तो आपको एक और एलिमेंट आता है विच इज हियर अबव, विच इज मेंशन्ड हियर, विच इज बोरिंग कॉस्ट। और ये बोरिंग कॉस्ट बेटा जो होता है वो इंडिया 23 में डील होता है। अभी फिलहाल के लिए आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यार इसको हमें इंक्लूड करना है नहीं करना है एज पर इंडिया 23। और अगर इंक्लूड करना होगा तो उस कॉस्ट को हम एसेट, उस बोरिंग कॉस्ट को हम एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए नो नीड टू वरी।
सो लेट्स रीड द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको हम ना क्या करते हैं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, पीडीएफ में ही। ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो बेटा सेकंड सेकंड जो आइटम है आपका वो है, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। इट सेज द परचेज प्राइस ऑफ लैंड 30 lakhs है, देन स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फीस 2 lakhs है। तो ये तो आपकी कॉस्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगी, राइट। फिर आपकी जो आर्किटेक्ट फीस है 2 लाख की, ये भी आपकी इंक्लूड होगी। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जो है बेटा 50,000 की, वो भी आपकी इंक्लूड होगी। मटेरियल कॉस्ट ऑफ 10 lakhs, ये भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। फिर आपके पास दो आइटम्स है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स। तो बेटा इसमें क्या होगा कि हमें अब आगे बढ़ना होगा कि इन कॉस्ट को हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। देखो जनरल ओवरहेड्स तो आप बिल्कुल भी आपके इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि जनरल ओवरहेड्स हमने समझ लिया था कि इंक्लूड नहीं होंगे। बट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके इंक्लूड होंगे, सब्जेक्ट टू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ दी हुई है, उसको भी को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख हैज बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड। ये खराब हो गए हैं और वेस्टेज हो गई है। अच्छा, अभी वेस्टेज में ये तो लिखा नहीं हुआ है कि अब नॉर्मल वेस्टेज है या नॉर्मल वेस्टेज है। इज इट रिटन? नो। तो अगर लिखा नहीं हुआ है तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में बेटा? सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि आप एक नोट डाल दो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, नोट 1 करके, कि वी आर अज्यूमिंग दिस स्पॉइल ऑफ मटेरियल इज अ abnormal वेस्टेज। एंड फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अ फर्दर 1 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन द अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। और फर्दर 1 लाख रुपए, ढाई सॉरी 1.5 लाख रुपए और खर्च हुए थे ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। तो सेकंड है बेटा आपका, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स वर्क ऑन द बिल्डिंग वॉज स्टॉप्ड। अब इन वजह की इन 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 प्रॉब्लम्स की वजह से जो वर्क है ऑन बिल्डिंग, इट वाज स्टॉप्ड एंड 2 वीक्स के लिए स्टॉप हुआ था ड्यूरिंग नवंबर 2020, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 22,000 ऑफ लेबर कॉस्ट रिलेटेड टू दैट पीरियड। अच्छा, ये 22,000 की कॉस्ट जो है ये उस पीरियड के लिए है जब ये हमारा फॉल्ट हुआ था। फॉल्ट की वजह से हमारा 22,000 का खर्चा हुआ है। तो अगर आप इसको अब नॉर्मल मान रहे हो तो ये खर्चा भी तो अब नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इस खर्चे को अब नॉर्मल मान के यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट से माइनस करोगे तो आपको ये 22,000 का जो लेबर है वो भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? बिकॉज अब नॉर्मल कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। बेटा थर्ड क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आपका, बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 1st of January एंड वॉज पुट टू यूज ऑन 1st of April। नॉट रेलिवेंट एज सच, इट विल बी रेलिवेंट व्हेन यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में हम डेप्रिसिएशन की चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं इस वाली इन्फॉर्मेशन को। एंड लास्ट में बेटा इन्होंने लिखा हुआ है कि लोन तो लिया हुआ है, बट लास्ट में लिखा हुआ है अज्यूम दैट द एंटिटी डिड नॉट कंसिडर द कंस्ट्रक्शन पीरियड एज सब्सटेंशियल पीरियड फॉर द ऑफ टाइम एज पर इंडिया 23। तो अगर ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हमें कंसिडर नहीं करना है लोन के पीरियड को, तो इंडेस 23 के अकॉर्डिंग हमें इस बोरिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है कॉस्ट ऑफ एसेट में। तो आपके लिए फिलहाल के लिए क्या करना है, आप इस इन्फॉर्मेशन को, लास्ट 2 पॉइंटर्स को इग्नोर कर, बाकी सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको सॉल्व करा ही देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इस क्वेश्चन में बेटा। जस्ट गिव मी अ, सो बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हम देख रहे हैं, सेम वे में आप करोगे, सेम परफॉर्मा बनाओगे। सॉरी, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जस्ट डिलीट दिस। सो दिस इज योर रुपीज कॉलम, दिस इज योर पर्टिकुलर्स कॉलम। ये इंडेक्स 23 लिखने की कहीं भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेटा आपका आएगा परचेज प्राइस ऑफ लैंड, ये है आपका 30 lakhs। लैक्स में फिगर्स लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपका स्टैंप ड्यूटी, ये भी आपकी परचेज कॉस्ट है। स्टैंप ड्यूटी है बेटा आपकी 2 lakhs की। फिर है आपका आर्किटेक्ट फीस, ये है बेटा आपकी 2 lakhs की अगेन। फिर आपकी साइट प्रिपरेशन, ये बेटा आपकी कॉस्ट 50,000 की है, तो 0.5 लिख लेंगे। मटेरियल्स में हमारे पास एक नॉर्मल वेस्टेज है, राइट, 2.5 lakhs की। तो मटेरियल 10 लाख का अगर खर्च हुआ है तो 2.5 का आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है, 1 लाख का ये वाला और 2.5 लाख, 1.5 का बाद में। तो टोटल आपका मटेरियल जो आप कंसिडर करोगे 7.5 का करोगे। जो आपकी डायरेक्ट लेबर है बेटा, उसके अंदर भी फिर हमारा खर्चा आएगा कितना, 4 में से 0.22 का, 22,000 का, तो ये कितना आ जाएगी आपके 3.78। बेटा जनरल ओवरहेड आपको कंसिडर नहीं करने हैं, ये हम ऑलरेडी दोनों चीज़ों को कंसिडर कर चुके हैं, लास्ट पॉइंट आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट निकल कर आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी, इसको आप टोटल करोगे, मैं यहीं से देख लेता हूँ, ये है आपका 45.7।
तो 45.78 पे आप एसेट को रिकॉर्ड करोगे। बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये आपने क्या किया है बेसिकली, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है। तो बिल्डिंग अकाउंट भी लिख सकते हो आप, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय 45.78 एंड यू विल क्रेडिट द कैश, जो जो आपने कैश में पेमेंट की है इन सब एसेट्स की। अगर आपने ये पेमेंट ऑफ कोर्स पहले कर दी होंगी तो ये आपका सीविप से भी आ सकता है। लॉजिकली तो वैसे सीविप से ही आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ही आएगा। जो लोगों ने आर्टिकलशिप में अगर इसी की अकाउंटिंग देखी है तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट अ सीविप विल बी क्रेडिटेड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं सीविप को। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर आपको एक नोट भी डालना है। नोट नंबर 1, assumed that wasted material and labor is abnormal wastage। ठीक है, तो आप ये लिख। तो बेटा इससे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक दो टॉपिक्स और हैं जो आज हम डिस्कशन करेंगे, एंड आई विल stop the video post we are reaching that 1 hour mark. So we will discuss the remaining portion in next video. So बेटा आपका जो सेकंड जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है incidental operations. Let me just declutter this, just a minute. Okay, now we are ready. तो बेटा जो आप अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड या बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस एसेट को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जिस एसेट पर डेवलपमेंट कर रहे हो, उस एसेट को यूज करके आप कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इंसिडेंटल ऑपरेशन। इंसिडेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं बेटा? इंसिडेंटल ऑपरेशंस होते हैं जब आप उस एसेट को यूज करके कोई इनकम कमा रहे हो। ठीक है, जिससे पढ़ लेते हैं एक बारी। अकर इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एसेट मे अकर बिफोर और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। ना एग्जाम्पल क्या है बेटा, आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बट जो लैंड है बिल्डिंग के लिए उसको आप एज अ कार पार्किंग यूज कर रहे हो बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो क्या ये जो आपकी इनकम है, क्या ये हमें ज़रूरत है इस इनकम, मतलब क्या ये इनकम इसलिए आ रही है क्योंकि आपको एसेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन में लेके आना है ताकि वो ऑपरेट कर पाए? नहीं, ये आपके इंसिडेंटल ऑपरेशंस है, इन एडिशन ऑपरेशंस है। तो स्टैंडर्ड बोलता है जो आपके इंसिडेंटल ऑपरेशंस हैं उसकी इनकम और उसके खर्चे आपके एसेट की इनकम और खर्चे नहीं है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम और खर्चे हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चाहिए। ठीक है। तो इंसिडेंटल ऑपरेशंस की अगर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई है तो इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ पीपी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें आपका सेजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का, आज की क्लास के लिए। सेजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का कि कैपिटलाइजेशन को आप कब खत्म कर दोगे, कब आप रोक दोगे कैपिटलाइज करना। तो स्टैंडर्ड सीधे साधा बोलता है कि जिस दिन आपकी मशीन रेडी हो गई है यूज करने के लिए, इन इट्स इंटेंडेड मैनर, जिस मैनर में आप चाहते हो उसको यूज करना, जिस दिन वो रेडी हो गई है उस दिन से आप कैपिटलाइजेशन रोक दोगे। इस दिन से आपका कैपिटलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, जिस दिन से आपकी वो मशीनरी रेडी हो गई है। अगर आप पढ़ोगे तो सेम चीज लिखी हुई है, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सीजेस, सीजेस मतलब स्टॉप्स, व्हेन इट इज इन लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड। जिस इंटेंशन में हम चाहते हैं कि वो कंडीशन में आ जाए ताकि हम उसको ऑपरेट कर पाए, उसको हम सजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन में कवर करेंगे। अब कुछ खर्चे हैं जो सजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के बाद मतलब होते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला खर्चा क्या है बेटा? कॉस्ट incurred when an item is capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। जैसे कि आपकी यहाँ पर यूज हो गई बट इसके बाद आप फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास अभी डिमांड नहीं है, तो ये जो आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है इस केस में, ये आपकी कॉस्ट एसेट की वजह से इंकर नहीं हो रही है, एंड हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी पार्ट ऑफ पीपीएन। सिमिलरली इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, यहाँ पर अगर आपको कुछ ऑपरेशन करते लॉसेस हो रहे हैं तो वो भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। लास्ट है कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन, वंस इट इज रेडी उसके बाद आप उसको रिलोकेट करना है, इधर से उधर लेके जाना है, तो वो आपकी पीपीएनए का खर्चा नहीं है, वो आपकी बिजनेस डिसीजन है कि आपको इस लोकेशन पे इसको यूज नहीं करना है, किसी और लोकेशन पे यूज करना है। तो वो जो खर्चे होंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के या रिलोकेशन के, वो आपके
कैपिटलाइज नहीं होंगे, दैट मीन्स पीपीएनई के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं। तो बट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऑल्दो इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो डिलीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो रेलेवेंट है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हो खुद ही। तो जैसे रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री, तो ये आपका कॉस्ट जो इंकर होती है ये आपकी कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगी। जनरल ओवरहेड्स हम कर चुके हैं वैसे, तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, और डिसमेंटलिंग के कॉस्ट आपकी इंक्लूड होगी। बाकी सारे खर्चे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग देम अगेन, यू कैन रीड इट एट योर एंड। ओके बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के वीडियो को। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड। इट माइट टेक मे बी 1.5 to 2 hours to complete the entire standard along with the past year question papers. So I hope आपको ये वीडियो समझ आई है अभी तक। ओके, एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा। आई होप बेटा आपको आज की वीडियो समझ आई है। इन केस यू हैव लाइक्ड द discussion that we have done today, so please leave some remarks so that it gives me motivation to prepare more videos with respect to other NDSs as well. And thank you so much for watching it. I hope it added some knowledge to your already, you're already the understanding that you're already having with respect to PPNE, and it will help you to clear the CA final exams. So with this, let's stop the video now and let's meet in the next video.